नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज की अपनी सीधी बात स्ट्रेट टॉक। तो जल पर जंग की बात पाकिस्तान कर चुका है और अब जब बगलिहार डैम पर फाटक बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया गया है, तो अब यह आशंका तेज हो गई है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ही लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ सवाल हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद उन फैक्ट्स को और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशंस में, उसको भी समझने की कोशिश करें हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो आप ज़रा अपने टीवी स्क्रीन पर नज़र डालिए कि जम्मू कश्मीर में बगलिहार डैम जो था उसके फाटक बंद कर दिए गए हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने अब तक चिनाब नदी में जो पानी है, इतना कम पानी कभी नहीं देखा था। इसी के साथ किशन गंगा बांध भी बंद करने की योजना सूत्रों के हवाले से जो है वो बताई जा रही है। एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट की है कि रक्षा सचिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं और उससे भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फ़ोन कॉल किया है और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन, इसकी भी बात जो है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी स्टेटमेंट में की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या हो सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान आया है, इसने कहा है कि भारत की आक्रामकता उकसावे वाले बयान को वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने उठाएगा और सिंधु जल संधि रोकना देश पर हमले जैसा है। और अब जब इसी संधि के तहत आने वाले बगलिहार डैम के फाटक बंद कर दिए गए हैं, सलाल डैम को रोक दिया गया है, तो इन घटनाओं को कैसे देखा जाना चाहिए। और भारत में जो चल रहा है कि एयर चीफ मार्शल से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नेवी प्रमुख से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, रक्षा सचिव से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इन सभी डेवलपमेंट्स को, एक्टिविटीज़ को कैसे देखा जाए। हमारे साथ जो आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, ये उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सलमान अरशद जुड़ रहे हैं। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय भी जुड़ रहे हैं जो कि फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट हैं और खास करके भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर इनकी एक गहरी समझ है और लंबे समय से भारत पाकिस्तान के रिश्तों को देखते आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर प्रभात राय। और शुरुआत में सलमान सर आपसे करना चाहूँगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव आतंकवादी हमले के बाद से लगातार, और अब जिस तरीके से ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे हैं पाकिस्तान, उसके बाद भारत भी आएंगे, फिर इधर भारत के प्रधानमंत्री से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन कर बात की है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरा समर्थन दोहराया है। इस बीच भारत में जो एक्टिविटीज सामने आई है, सबसे पहले तो उन डेवलपमेंट्स पर जाने से पहले मैं जम्मू कश्मीर में जो डैम के फाटक बंद कर दिए गए हैं और इसको इस्लामाबाद की इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सिंधु नदी जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड करने की जानकारी औपचारिक रूप से पाकिस्तान को दी जा चुकी है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि ये उसके देश पर हमले की तरह माना जाएगा और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान जल को लेकर जंग छेड़ सकता है? इस तरह की आशंका गहरा गई है। जी नहीं, अगर मैं अपनी राय रखूं तो मुझे नहीं लगता है कि फिल वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई बड़ी जंग होने जा रही है। और पानी को रोकने की जहां तक बात है तो उसको भी आप देखिए कि कितना जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में मौजूद है जी, उससे हम पूरे के पूरे पानी को रोक नहीं सकते। तो ये जो छोटे बहुत कदम उठाए गए हैं ये एक तरह से सांकेतिक जरूर होंगे, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का नहीं होगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान में कोई अफरा तफरी मच जाए या बड़ी मुश्किल आ जाए। दूसरी बात यह है कि चाहे हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान, दोनों की ही स्थिति किसी बड़ी जंग में कूदने की नहीं है, दोनों को ही इससे नुकसान हो जी। तो मुझे जी वो सपोर्ट नहीं। सलमान जी की आवाज़ बीच बीच में टूट रही है, तो मैं डॉक्टर प्रभात राय आपसे यही सवाल समझने की कोशिश करूँगी। अब जब सलाल बांध और बगलिहार बांध फाटक पूरी तरह से रोक दिए गए हैं, पानी 90% पानी जो है पाकिस्तान को जो है रोक दिया गया है और किशन गंगा बांध भी रोकने की योजना है,
इन खबरों को और जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं उनको आप किस तरह से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो एक एक जो आपका नज़रिया होगा एक विश्लेषक के रूप में, वो जाहिर सी बात है कि आम नागरिकों से बिल्कुल अलग होगा। डॉक्टर प्रभात राय जी यही है कि ये जो अभी फैसले हुकूमत हिंदुस्तान ने लिए हैं, ये इनको लागू होना बड़ा मुश्किल है। देखिए अभी जो जैसे खबरें आ रही हैं वो बेसिकली जो प्रवक्ता ने कहा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है, बेसिकली वो बिजली बनाने वाले बांध हैं जिनकी बात की जा रही है, वो गाद साफ करने के लिए फिलहाल उनके फाटक बंद किए गए हैं। और ये फाटक इसलिए बंद किए जाते हैं कि मानसून से पहले जो अंदर गाद जम जाती है बांधों के अंदर, उसको साफ किया जाए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो पानी रोका जा रहा है। ये जो इधर वाले जो बांध हैं, हमारे जो चिनाब नदी पर जो बांध हैं, बेसिकली उसका पानी हिंदुस्तान की तरफ आता है। बहुत सारी जो 3 नदियां हैं उनका पानी मुख्यतः पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो अभी कोई बहुत सीरियस स्थिति नहीं है, ये सिर्फ एक धमकियां हैं और उधर से भी कड़ी धमकियां दी जा रही हैं। जनरल धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे में प्रभात जी मैं समझना चाहूंगी कि बगलीहार डैम के फाटक का बंद करना और वहां के लोकल्स की ये स्टेटमेंट्स आ रही है कि उन्होंने, जो कि 75 ईयर ओल्ड एक लोकल है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी चिनाब में इतना जो है कम पानी नहीं देखा जब आप पैदल चलकर उसको पार कर सकते हैं। सीधा ये एक खबर दी जा रही है कि ये सिंधु जल संधि, इसको रोके जाने के तहत ये बांध जो है इसके फाटक बंद किए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि इससे सीधा ये कोई सिर्फ सांकेतिक है, बल्कि ये रेगुलर जो है, रूटीन जो है, ये एक एक्सरसाइज है। लेकिन अगर ये रूटीन एक्सरसाइज ही है तो हमने देखा है कि साल दर साल अगस्त के महीने में ये एक्सरसाइज की जाती है, ना कि मई के महीने में। डॉक्टर प्रभात राय, ये बात आपकी ठीक है, अगस्त के महीने में ही होती है, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ जल्दी शुरू की है। ये बात तो सही है कि कुछ ना कुछ तो भारत जो है एक धमकी के रूप को जो उसने दिया है उसको लागू करने का प्रयास करेगा, यकीनन करेगा। क्योंकि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम सीधा आक्रमण करें पीओके पर, या तो भारत का जो फैसला ये हो कि 1993 का जो रेजोल्यूशन है इंडियन पार्लियामेंट का यूनानिमस, जब प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उसको हम अमली जामा पहनाएं, या दूसरे तरीकों से पाकिस्तान को दबाव में लें। क्योंकि पाकिस्तान निरंतर 36 वर्षों से भारत पर एक जिहादी युद्ध चला रहा है, प्रॉक्सी वार हम जिसको कहते हैं ना, दे आर बीन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान मिलिट्री। जो ISI के चीफ भी रह चुके हैं जनरल मुनीर, असीम मुनीर साहब, वो सब बातों से वाकिफ हैं। तो भारत के सामने जो विकल्प है पाकिस्तान को दबाव में लेने की, कि वो किसी तरह से जो जिहादियों को, जो उसी ने खुद उत्पन्न किए हैं, वो गुड जिहादी कहता है, कुछ को गुड टेररिस्ट कहता है, कुछ को बैड टेररिस्ट कहता है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो अब उसके विरुद्ध लड़ रहा पख्तूनिस्तान में, वो भी उन्होंने क्रिएट किया है। और ये जैश ए मोहम्मद और दूसरे जो संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन है, कई सारे संगठन हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। ये भारत में कश्मीर को जंग आज़ादी बताते और लड़ रहे हैं लगातार 36 वर्षों से। 1 लाख लोग करीब मारे जा चुके हैं, 45,000 तो भारतीय सैनिक हैं। तो अब ये क्या माकूल वक्त आ गया है कि हम निर्णायक फैसला कर लें पाकिस्तान से। पर क्या भारत, ये जो तमाम एक्टिविटीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या ये निर्णायक युद्ध के पहले की प्रिपरेशंस है? मैं समझूंगी डॉक्टर प्रभात राय, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। हमारे साथ सलमान अरशद भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझेंगे कि ईरान के विदेश मंत्री का पहले पाकिस्तान जाना और उसके बाद वो भारत आएंगे। हालांकि वो लगातार ईरान की तरफ से ये बयान आ रहा है कि दोनों देशों में तनाव कम करना चाहिए, लेकिन तुर्की का जो है एक शिप आज पहुंचा है कराची। इस पर सबकी नजर टिकी हुई है कि तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ देते हुए दिख रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
तो ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं कह चुके हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकी तो वो उसे देश पर हमला मानेगा और इसका पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। अब जब सलाल डैम और बगलिहार डैम के फाटक बंद कर दिए गए हैं, हालांकि जो आधिकारिक बयान है वो तो ये कह रहे हैं कि गाद की जो है निकालने के लिए या फिर जो जलाशय है उसकी सफाई के लिए ऐसा किया गया है, जो कि एक रूटीन जो है एक्सरसाइज है। हमारे साथ सलमान अरशद जुड़े हुए। सलमान जी, जिस तरीके से डॉक्टर प्रभात राय ने भी कहा कि ये सारे जो स्टेप्स हैं ये सांकेतिक स्टेप है, कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को एक चेतावनी की तरह है कि आपने अगर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को वाकई गंभीरता से अंजाम नहीं दिया तो भारत इस पर खुद कार्रवाई करेगा और इस बार जो है निर्णायक कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि निर्णायक कार्रवाई से पहले भारत करे, पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हो सकती है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं, वहाँ के जो जनरल हैं वो कह चुके हैं पाकिस्तानी सेना के। जी सलमान जी। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब की बात से तो सहमत हूँ जो उन्होंने जी। दूसरी बात ये कि मुझे पता ही नहीं लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला भारत पर हो सकता है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। भारत सरकार के ऊपर दरअसल जो दबाव है वो बाहरी से ज्यादा अंदरूनी है। जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी अब तक करती रही है उस सियासत में पाकिस्तान और मुसलमान एक ऐसे टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जिसको अगर उनकी सियासत से आप माइनस कर दें तो उनकी सियासत अपाहिज हो जाएगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ। अब ऐसे में पहलगाम का मामला होता है, इतनी सारी बातें होती हैं मीडिया में, लगभग जंग छेड़ दी गई, वो कहां कहां पहुंच भी गए। तो एक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो ऐसा कुछ करे जिससे जो अंदरूनी दबाव है ये रिलीज हो जाए, और इसके लिए कोई सांकेतिक जंग हो सकती है जैसे पिछली बार हुआ था, लेकिन कोई सचमुच की जंग होगी इसकी मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। और इसकी दो तीन खास वजहें हैं। चाहे आप पुलवामा का मामला देख ले, उसको लेकर के आज भी हमारे पास कोई ठोस रिपोर्ट मौजूद नहीं है। यहां तक कि हमारी हुकूमत हमें भी नहीं बता पाई है कि एक्चुअली में हुआ क्या। पहलगाम को मामले को देख लीजिए, आज करीब 14-15 दिन हो गया है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये किसने किया, क्यों किया, कौन लोग थे। जो कुछ बातें हैं वो एक तरह से बिना सबूतों के कही जा रही। तो आप जब किसी मुल्क पर हमला करते हैं, हमले की आपके पास जायज वजह होनी चाहिए और फिल वक्त वो वजह हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस इलाके में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर किसी तरह की जंग की सूरत पैदा होती तो चाइना उसे रोकने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी। और मुझे नहीं लगता कि हमारा देश चाइना के साथ किसी भी तरह से उलझने को सहने की पोजीशन में। और एक तीसरी बात आप देखें कि अभी भी अमेरिका की जो बैनुल अक़वामी पोजीशन है उसमें कोई खास कमी नहीं आई है, भले ही अमेरिका का विरोध चाहे जितना हो रहा हो। और अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो वो भी नहीं चाहेगा कि इन दोनों मुल्कों में जंग। तो कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहूंगा कि कोई बड़ी जंग तो नहीं होगी, लेकिन जो अंदरूनी प्रेशर है, राजनीतिक दबाव जो भारतीय जनता पार्टी पर है, उस दबाव को रिलीज करने के लिए कोई सांकेतिक कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि पहले भी अतीत में हुई है। हालांकि उतनी भी गंभीर कार्रवाई अगर होती है तो उसे जंग छिड़ने के इम्कानात होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद उससे भी कोई नरम कार्रवाई हो सकती है। जी, उससे भी कोई नरम कार्रवाई हो सकती है। मैं डॉक्टर प्रभात राय आपसे समझना चाहती हूँ, क्या जब से 22 अप्रैल के बाद से लगातार जो भी स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट्स ने उठाए हैं, चाहे वो उसने अपना एयर स्पेस बंद किया पाकिस्तान के लिए, हालांकि पहले पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया, उसके बाद सबसे पहले भारत ने जो है सिंधु जल संधि को ही सस्पेंड किया, उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये एक नरम तरह की कार्रवाई होगी, जैसा कि आपने कहा कि निर्णायक कार्रवाई होगी? आप इससे सहमत हैं? देखिए, निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये कहा, होगी या नहीं होगी ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस हुकूमत का जो करैक्टर है आप जानती हैं अच्छी तरह से, किस तरह से पाखंडी करैक्टर है इसका। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। ये कहा इन्होंने कश्मीर में, अभी अमित शाह गए थे कि साहब हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और सच्चाई क्या है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब से धारा 370 हटी है कि कोई ना कोई मारा ना जाता हो, कोई सैनिक ना मारा जाता हो, कोई नागरिक ना मारा जाता हो।
देयर इज नो डे, सच्चाई ये है। जबकि वहां बिल्कुल शांति नहीं थी। अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे थे 19 तारीख तक, 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री को जाना था, उसके बाद क्यों बंद कर दिए गए? वो क्यों बंद कर दिए गए? कश्मीर अभी भी करीब करीब उसी आतंकवाद की गिरफ्त में, जिस गिरफ्त में 36 साल से था। थोड़ी इंटेंसिटी कम हुई है, थोड़ी किलिंग्स कम हुई है, लेकिन आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा चुका, जिहादी आतंकवाद पर। जो मजहब से प्रेरित, जो इस्लामिक आतंकवाद आप जिसे वो बयान करते हैं, और वहां पर वो पालते हैं उन लोगों को, पाकिस्तान की मिलिट्री पालती है उन तमाम आतंकवादियों को जो कश्मीर में कार्रवाई करते हैं, उसमें कमी नहीं आई है। लेकिन पुलवामा में जो हुआ, एक बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, एक जो है सिंबॉलिक हमने अटैक किया, पता नहीं सच था या झूठ था, कोई नहीं जानता कितने लोग मरे उसमें। इसी तरह कुछ स्ट्रेटेजी की एक कार्रवाई करते रहते हैं। इनमें वो दम नहीं है इंदिरा गांधी वाला कि तोड़ दे पाकिस्तान को, बांग्लादेश बना देना या कश्मीर पर कब्जा कर लें, और ऑक्यूपाइड कश्मीर पर। वो कैरेक्टर नहीं है इन लोगों का। बलूचिस्तान में जो भी कर रहे हैं वो भी सब छुपी हुई कार्रवाइयां, आप जानते हैं, वो अफगान ज्यादा कर रहे हैं वहां पर। अफगान तहरीके तालिबान ज्यादा मदद कर रहा है इसका। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बलूचियों के विद्रोह में, संघर्ष में करीब 1 लाख फौज मारी जा चुकी है पाकिस्तान की जी। और जितने ये बात करते हैं, सबूत क्या चाहिए इनको? सबूत तो यूएनओ दे चुका है, बड़े बड़े टेररिस्ट में पढ़ रहे हैं। अब सबूत की जरूरत नहीं है हमको कि साहब उन्होंने किया या इन्होंने किया है जी, कि पहलगाम में किसने किया है। अब कौन सा सबूत चाहिए? 36 साल से सारे सबूत हमारे पास हैं। कितने ड्रोजियर्स हम दे चुके हैं पाकिस्तान की हुकूमत को जी। कांग्रेस सरकार भी दे चुकी है, और ये भाजपा सरकार भी दे चुकी है मोदी के नेतृत्व में। इन ड्रोजियर से काम चलने वाला नहीं है। जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं ये फैसला करेगी हमें इन टेररिस्ट को निपटाना है, जो कश्मीर में, जिनको हमने पालकर जो है बड़ा किया है, ताकत दिए, लेटेस्ट वेपन दिए। जो लेटेस्ट वेपन पकड़े जाते हैं कश्मीर में, वो एकदम मिलिट्री के वेपन से जी। जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं वहां पर, मारे गए हैं, उनके पास जो वेपन्स मिले हैं, कोई सबूत नहीं चाहिए, और ना जरूरत है हमें सबूत देने की। ठीक है, हमें तो अब ये फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के टेररिस्ट किस तरह से नेस्तो नाबूद हो जी। डॉक्टर प्रभात, भाजपा सरकार की हिम्मत नहीं है, मुझे नहीं लगता वो बयानबाजी से आगे जाएंगे। अगर जाते तो कर देते काम अब करने तनियाहू ने, जैसे अगले दिन ही कर दिया था हमास का काम। लेकिन प्रभात आपने जा रहे हैं, लेकिन करने वाले तुरंत करते हैं। ये सब गिमिक्स नहीं करते जैसे ये लोग गिमिक्स कर रहे हैं। ठीक है प्रभात, मैं नहीं मानता कि इनका चरित्र जो है वो निर्णायक युद्ध का है। ठीक है, निर्णायक युद्ध का नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब स्टेटमेंट आती है, जब वो सीसीएस की बैठक होती है, और उसके बाद जो बयान आता है कि सेना को खुली छूट है, तो सेना को खुली छूट है, उसको भी कई दिन गुजर गए हैं कि टारगेट और समय आप डिसाइड करिए, और अब तक कुछ ऐसा जो है स्ट्राइक जैसा कुछ सामने नहीं आया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि भारत की जो सेना है वो अंदरूनी प्रेशर की वजह से, जैसा कि सलमान जी ने कहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां पहले उसको भाप रही है? देखिए ऐसा है नेहा जी, ये भी एक गिमिक है, ये भी एक धोखा है। सेना को खुली छूट देना कि का प्रश्न नहीं, सेना को आदेश दे प्रधानमंत्री जी। आदेश दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया था इंटरफेरेंस का बांग्लादेश में। छूट देने का क्या मतलब है? रणनीति तय करती है सेना, युद्ध की नीति तय नहीं करती है, रणनीति तय करती है। नीति प्रधानमंत्री तय करता है। ये क्या मतलब है छूट है? छूट का क्या मतलब है? सिर्फ आई वॉश, जस्ट ब्लडी आई वॉश बाय नरेंद्र मोदी, कुछ नहीं है ये सिर्फ धोखा है, सिर्फ एक धोखा, फिर एक धोखा। पर वो ये जुमलों की सरकार है नेहा जी, ये भी एक जुमला है, ये जुमलों की सरकार है। ये आप समझ लें अच्छी तरह। 15 लाख देने से जुमला शुरू हुए थे, कहाँ ठीक है। डॉक्टर प्रभात राय, भारत के नागरिकों को वो जुमला देकर बहला रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत लगातार इस मुद्दे पर जो है ध्यान खींच रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी, और अभी निर्मला सीतारमण जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ से मिली हैं ताकि पाकिस्तान को जो वित्तीय मदद है उस पर किसी तरह से रोक लगाई जा सके, पाकिस्तान को चोक किया जा सके। फिर लगातार अभी पुतिन ने ही जो अपना समर्थन जताया है भारत के प्रति कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के वो साथ है।
तो ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास दिख रहे हैं भारत के, क्या इसको भी जुमला कहा जा सकता है? एक ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे साथ। जी डॉक्टर प्रभात राय, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, एक ब्रेक लूंगी। और ये सांकेतिक प्रयास हैं या फिर स्ट्रैटेजी है इंडियन गवर्नमेंट की, ताकि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा सके और पाकिस्तान को जो है ये मजबूर किया जाए कि वो अपनी धरती पर आतंकवाद को फलने फूलने ना दे और उनके खिलाफ जो आतंकवादी हैं एक सख्त ऑपरेशन चलाए और एक निर्णायक ऑपरेशन चलाने पर मजबूर हो जाए। ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ सलमान अरशद और डॉक्टर प्रभात राय लगातार जुड़े हुए हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव है, ये 5 मई का दिन जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच तनाव पर बैठक होने वाली है और ये एक क्लोज डोर बैठक है। इससे पहले सलमान जी मैं आपके पास आऊँ, मैं डॉक्टर प्रभात राय से छोटी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर बैठक, डॉक्टर प्रभात राय, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत को घेरा जाए, लेकिन आतंकवाद पर क्या पाकिस्तान घिरा हुआ दिखता है जब बात, जैसा सलमान जी ने कहा, कि सबूतों की होती है? डॉक्टर प्रभात राय, देखिए सवाल ये है कि जो ये ग्रे लिस्ट में रह चुका पाकिस्तान, अब ये 22 में निकला है जी। ये जो ग्रे लिस्ट है फाइनेंशियल टेरर की, टेरर को फाइनेंस करने की जो ग्रे लिस्ट है, उससे अभी जो है पाकिस्तान निकला और इसका आका टर्की अभी उसके अंदर है जी। सारे सबूतों के बाद इसको डाला गया था ग्रे लिस्ट में जी, और अभी ये निकला है, फिर जाएगा ग्रे लिस्ट में अगर इसकी हरकतें बंद नहीं हुई तो जी। पाकिस्तान की हरकतें अगर बंद नहीं हुई, दुनिया भर के आतंकवादी वहां पलते हैं, सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सारी दुनिया मानती है जी। कहाँ था ओसामा बिन लादेन, जहाँ अमेरिकन कमांडोज ने उसको मारा, वो मिलिट्री की शरण में था। अभी कहाँ है हाफिज सईद, कहाँ पर है? वो मिलिट्री के कैंप के अंदर रहता है। तो इसलिए सारी दुनिया को वो सबूत मिल चुके हैं, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो यूएन के अंडर में काम करता है। अभी पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है, लेकिन उसका जो आका है ना टर्की, वो अभी फिर आ गया ग्रे लिस्ट में। जो टेरर फंडिंग करते हैं ये लोग, दे आर डूइंग टेरर फंडिंग, सीधे इन्वॉल्व नहीं रहते, प्रॉक्सी वार लड़ते। इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की फौज, 4 बार हार चुके हिंदुस्तान से, सीधे लड़े ना, मालूम चल जाए उसको। इस सुरक्षा परिषद की बैठक में क्या हो सकता है जी? कूटनीतिक कार्य चलते रहते हैं जी, कूटनीतिक कार्य चलते रहते हैं, पहले भी चले, पाकिस्तान इससे बाहर जाने वाला नहीं है। पहले भी एक ग्रे लिस्ट में था जी, 6 साल तक कौन सा बाहर आ गया टेरर फंडिंग से, ठीक है, निकला किसी तरह। प्रभात सर, सुरक्षा परिषद की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? एक्चुअली मैं सियासत और जंग वगैरह को इस एंगल से देखता हूँ कि जिस भी इलाके में जंग के इम्कानात हैं, वहां पे आर्थिक गतिविधियां क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी जंग जो होती है वो कारपोरेट को या तो फायदा पहुंचाती है या कारपोरेट के किसी खास सेक्शन को फायदा पहुंचाती है, अदरवाइज किसी जंग की कोई पॉलिटिकल हैसियत है नहीं जी। भारत पाकिस्तान के बीच में मैंने पहले ही कहा था कि आप देखें कि यहाँ पे जो आर्थिक मामलात हैं वो कैसे गुत्थम गुत्था है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में बिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है चाइना का जी। तो ऐसे में दोनों मुल्कों में जंग अगर होती है तो खरबों डॉलर का नुकसान होगा चाइना को, जिसे चाइना कतई नहीं सहना का चाहेगा, और दूसरे अमेरिका के लिए पाकिस्तान लंबे समय से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो अमेरिका भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देगा। अभी सर ने तुर्की की बात की, तुर्की की बात अगर आप करें कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके अरब मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के देखें तो फिर मैं वही कहूंगा कि किसी बड़ी जंग के इम्कानात कतई नहीं है जी, और जंग लड़ने की पोजीशन भी भारत और पाकिस्तान दोनों की ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा ये हो गई कि जो बड़े ममालिक हैं, बड़े देश हैं, जब इस महापंचायत में वो मिलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को समझाएंगे। हो सकता है कि जो भारत की अंदरूनी सियासत का दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर, उसके लिए कोई पटाखा फोड़ने की उनको इजाजत मिल जाए, लेकिन इससे बड़े जंग के इम्कानात कम से कम मुझे नहीं लगते। बिल्कुल, आपने कहा कि कोई पटाखा फोड़ने की इजाजत क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से जो है निकलकर सामने आ सकता है, इस तरह की इजाजत मिल सकती है? प्रभात राय, आपका क्या कहना है? सलमान जी, ठीक है
संयुक्त राष्ट्र संघ तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए वीटो पावर वाले जितने कंट्रीज हैं उनमें से कम चाइना और अमेरिका दोनों के बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं। आज की तारीख में हमसे बेहतर ताल्लुकात उनके हैं। बिल्कुल। पुतिन की बात अगर आप देखें, पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है कि वो भारत के साथ है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी इशारा कर दिया है कि आपको किसी बड़ी जंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो जितने भी बयान आते हैं, चाहे चाइना के चाहे रसिया के, उनको अगर आप देखें तो सब में इशारा है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ आपकी लड़ाई जो है उसमें हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर हमला नहीं करना। तो इन सब का अगर लुब्बे लुबाब निकालें तो एक तरह का एक इशारा समझ में आता है कि कोई एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं आप जिससे आप भारत में अपनी पीठ ठोक सकें। यहाँ एक और जो भी सर ने एक बात कही थी उससे मुझे बात याद आई। आप देखें कि कांग्रेसी हुकूमतों के दौरान भी एयर स्ट्राइक्स होते थे पाकिस्तान के ऊपर और उसका ढोल नहीं पीटा जाता था, बल्कि उस पर खामोशी रखी जाती थी। कभी इंटरनेशनल मंच पर इस पर कोई बात ही नहीं होती थी। कोई बात आए तो हम कह देते नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी करती एक है चिल्लाती 100। ये बाकायदा इन्होंने वीडियो गेम बना दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन को, और जो तमाम जद्दोजहद है इनके तमाम राज्यों को देखिए। आप पाकिस्तान के लोगों को बुला के अपने मामले में जांच करने की इजाजत देते हैं, ये कौन सी समझदारी है भाई? दूसरे फिर आप उन्हीं के यहाँ बिना बुलाए पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने, ये कौन सी लड़ाई है भाई? दूसरे जो अपने यहाँ के कुछ कारपोरेट्स हैं बड़े, उनके बिजनेस ताल्लुकात आज भी पाकिस्तान के साथ हैं। तो आप कारपोरेट की एक्टिविटीज को देखिए, इंटरनेशनल एक्टिविटीज को देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो राजनीतिक तौर तरीका है जी उसको देखिए, तो कहीं से नहीं लगता है कि कोई जंग होगी। बस भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर जो इन्होंने एक बड़ा माने उत्पाती टाइप का समूह तैयार किया भारत में, उसकी उम्मीदों को ये कैसे पूरा करें, ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो उनका बहुत बड़ा वोट बेस खिसक जाएगा, और अगर कुछ करते हैं तो रिस्क का नापतोल बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि भारत कम से कम इस वक्त इसी नापतोल में लगा हुआ है। जी। पर अगर नापतोल में ही 22 अप्रैल के बाद से 5 मई ये नापतोल में ही अगर मोदी सरकार दिख रही है, तो इस पर भी एक सवाल उठाया जाना चाहिए कि फिर निर्णायक और फैसले लेने वाली सरकार की छवि नरेंद्र मोदी सरकार की कही जाती है, क्या उस छवि को यहाँ पर इन तमाम घटनाओं से लगातार जो है नुकसान पहुँच रहा है? अमित शाह की छवि को नुकसान पहुँच रहा है जी। मोदी जी की एक छवि तो पहले ही टूट चुकी है भी, जब वो जाति गणना पर उन्होंने यू टर्न लिया। इस पे आप वो लगातार बिल्कुल अगेंस्ट खड़े थे, और पूरी पार्टी आरएसएस समेत इस पे सीधे सहमति का इजहार कर दिया है। आगे क्या होगा नहीं होगा तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने यू टर्न लिया है। तो एक बात तो यह है कि जो उनकी एक छवि बनी थी कि जो फैसला ले लेते हैं उससे कतई नहीं हटते, वो तो पहले ही टूट चुकी है। बस परेशानी इनकी ये है कि इस बार पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे इनका अब तक का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो टूट गया। 2-3 बातें हुई। आप देखें कि जो आतंकवादी थे वो तो भाग गए, लेकिन जो पीड़ित थे उन्होंने कश्मीरियों की तारीफ की। मीडिया ने जो स्लोगन उछाला था उसकी हवा निकाल दी, और अब इनको ऊपर दबाव है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करो। अब ये जो कुछ करो है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सिरदर्द है। इस सिरदर्द का इलाज ये क्या ढूंढते हैं, ये फिलवक्त बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर प्रभात राय आपसे भी एक छोटी टिप्पणी, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक होगी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन को लेकर, इसमें क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, क्या कुछ जो है स्टेटमेंट बाहर आ सकता है, या फिर क्या फैसला हो सकता है, या फिर क्या सजेशंस सलाह क्या सकता है? जी नेहा जी, ये यूएन तो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक लीग ऑफ नेशंस। यूक्रेन युद्ध में कुछ नहीं कर सका। इस कदर बेदर्द कत्ल किए नेतन्याहू ने, मानवता को शर्मसार किया। जी जी। बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा। क्या किया यूएन ने, क्या किया अमेरिका ने, जो बड़ा ह्यूमन राइट का झंडा उठाए फिरते हैं? किस कदर, ऐसा तो वहशियाना कत्ल हमने इतिहास में बहुत कम देखे। इन्होंने हिटलर की याद दिला दी नेतन्याहू ने, लेकिन सारा अरब वर्ल्ड जिस तरह खामोश रहा, शर्मनाक स्थिति है। हम लोग भी खामोश रहे, ये भी शर्मनाक स्थिति है। कत्ल होते रहे, बच्चे, महिलाएं, जो लोग नागरिक थे वो किस तरह गाजा में कत्ल किए गए आपके सामने। यूक्रेन युद्ध को क्या फैसला लिया, क्या लेंगे फैसला, ये 3 साल से युद्ध चल रहा है। ये सब तमाशेबाजी है। यूएन तो एक तमाशा है। यूएन में हम लोग भी रहे, हमें मालूम है क्या 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 क्या, क्या तमाशा होता है वहां पर।
इसलिए यूएन से कोई उम्मीद बेकार है, एकदम बेकार है। उम्मीद हमें पाकिस्तान से करनी चाहिए कि उसकी मिलिट्री सुधरे, अपना इस्लामाइजेशन परित्याग करे, एक मॉडर्न मिलिट्री बने, इन टेररिस्ट को पालना बंद करे, वरना विनाश कर लेंगे पाकिस्तान का, जैसे पहले किया उन्होंने बांग्लादेश बनाकर। या ये खान ने और भुट्टो भी शामिल थे उसमें, विनाश कर लिया। अब ये नया विनाश खुद करेंगे। ये आत्मघाती लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर, जैसे ये भी आत्मघाती है जो हिंदू धर्म के नाम पे और हिंदू राष्ट्र के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मजहब के नाम पे जो भी राजनीति होती है उसने वो विनाश किया है। हिटलर ने भी श्रेष्ठ के नाम पर, नस्ल के नाम पर राजनीति की थी, क्या अंत हुआ जर्मनी का। तो इसलिए कम से कम हिंदुस्तान की जनता सेकुलर है और हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। कश्मीर के आवाम हमारे साथ रहे सदा, अगर न रहते तो ये जंग जीत जाते। बिल्कुल, जर्रा भड़क उठता। ये हमारे कश्मीरियों के दम पर ही हमारी फौज लड़ रही है उनके खिलाफ। ये आप समझ लीजिए, अलगाव जरूर हुआ 370 के बाद, बहुत सारे नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आया है, हम उसको स्वीकार हमें करना चाहिए, क्योंकि 370 हटाना शायद ही ऐतिहासिक भूल थी। लेकिन आगे ये सुधरेगी नहीं सुधरेगी मैं नहीं जानता। और फिर आपने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया, कितना अपमानित किया जम्मू के और कश्मीर के लोगों को। बिल्कुल, क्या उनसे राज्य का दर्जा छीनना चाहिए था? वो उनके पास सिर्फ वो कानून व्यवस्था उनके पास नहीं है, वो अमित शाह लिए बैठा अपने गोद में। क्या बात आप करते हैं? एक ब्रेक लूंगी। डॉक्टर प्रभात राय एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और हमारे साथ सलमान अरशद भी जुड़े हुए हैं लगातार। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स, इसको दोनों देशों के भीतर सरकारें किस तरीके से प्रयास कर रही हैं और किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले कहता है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सफल परीक्षण कर लिया, उसके बाद फिर से आज भी पाकिस्तान ने फतेह सीरीज़ की एक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये टेस्टिंग के ज़रिए वो भारत के लोगों के सामने या फिर भारत के सरकार के सामने या फिर दुनिया के सामने ये खुद को प्रदर्शित कर रहा है कि उसकी सेना जो है वो बहुत ताकतवर है और भारत उसको आंखें दिखाने और लाल आंखें दिखाने की कोशिश ना करे आतंकवाद को लेकर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच आए दिन कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेंशन्स को लेकर, और भारत कह रहा है कि वो युद्ध की तैयारियां कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरी ताकत से जवाब देगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और पाकिस्तान अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों मुल्कों के जो नागरिक हैं वो सरकारों की, अपनी अपनी सरकारों की इन गतिविधियों को कैसे देख रहे हैं, और क्या वाकई वो युद्ध के खतरे से डरे हुए हैं या फिर वो युद्ध चाहते हैं कि इस बार आतंकवाद के खिलाफ कुछ निर्णायक कार्रवाई हो जानी चाहिए। सलमान अरशद जी, अगर ये सब सांकेतिक है या फिर अपने नागरिकों के सामने जुमलेबाजी है, तो क्या अब भारत का नागरिक या फिर पाकिस्तान का नागरिक इन जुमलेबाजी और सच्चाई की वाकई में क्या असल फैसले हैं, इसमें फर्क कर पाने में अभी भी नाकाम हो रहा है? मैं आपके सवाल पे हूँ, उससे पहले सद ने दो बड़ी खूबसूरत बात कही है, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है जी। सर ने कहा कि भारत सेकुलर है, सेकुलर तरीके से रहना चाहता है, और आप देखें कि पहलगाम में जो कुछ हुआ और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से उसका सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की, उसका शायद इस बार सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश से जो प्रतिवाद हुआ है वो बहुत अभूतपूर्व है। यहां तक कि जो दंगाई टोलियां हैं उनको जनता की तरफ से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, और ये बहुत खूबसूरत बात है इस देश के मुस्तकबिल के लिहाज से। सेकुलरिज्म जो इस देश के जनता में आम प्रैक्टिस रहा है उसके लिहाज से। जी सर ने एक बात की कि नेतान्याहू के मामले में जो यूनाइटेड नेशंस वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आप देखें कि दरअसल यूनाइटेड नेशंस अपने आप में कुछ करने की हैसियत कभी भी नहीं रखता था। यूनाइटेड नेशंस का कान पकड़कर जब ताकतवर मुल्क कहीं घुसते हैं तब वो कार्रवाई यूनाइटेड नेशंस की कही जाती है। पर अगर अमेरिका, रूस, चीन जैसे ताकतवर देश यूनाइटेड नेशंस की मानने से इनकार कर दें तो यूनाइटेड नेशंस या कि आलमी कोर्ट
दोनों के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपने फैसले इनसे लागू करवा पाए। और ये दोनों बातों को हमने इजराइल में होते हुए देखा कि चाहे वो आलमी कोर्ट हो वो भी कुछ नहीं कर पाई, तो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो ये भी नहीं कर पाए, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के लोगों पर हमले हुए लेकिन ये कुछ लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस को अपने बगल में दबा करके अमेरिका खड़ा हो जाता है, रूस खड़ा हो जाता है, चाइना खड़ा हो जाता है, तो फिर वो यूनाइटेड नेशंस की ताकत है और ऐसी ताकत से पाकिस्तान हो या भारत या कोई और मुल्क, उनसे कुछ करवाया जा सकता है जो भी फैसले यहां पर होंगे। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की ऐसे में सलमान जी, अगर भारत यूनाइटेड नेशन में अभी भी परमानेंट सीट के लिए जद्दोजहद कर रहा है या फिर अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, तो भारत जैसे देश का इस संस्था के साथ जुड़ा होना या फिर इसमें परमानेंट सीट की तरफ लगातार कोशिश करना, क्या ये इस संस्था को मजबूती नहीं दिलाता है? इसकी शक्ति में किसी तरह की एडिशन नहीं है ये? जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस का दायरा बढ़ता है, सिक्योरिटी काउंसिल का दायरा बढ़ता है, तो निश्चित रूप से बड़े देशों की दादागिरी कमजोर होगी। यहां पे एक बात और आप गौर करें कि यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी आलमी फोरम, वहां पे किसी लीडर की पर्सनालिटी का भी बहुत महत्व होता है। जैसे आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, एक आजाद देश जो बिल्कुल अभी आजाद हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं है, उस देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका और रूस के बराबर में जाके ना सिर्फ खड़े होते हैं बल्कि अपना एक तीसरा गुट बनाते हैं जी। उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में अमेरिका के साथ बराबर में बैठ के बात करती हैं और जब वो कोई बदतमीजी होती है अमेरिका की तरफ से तो उसका तगड़ा जवाब देती है और अमेरिका और रूस के बीच में तालमेल बिठा करके और एक बेहतरीन सियासत का मुजाहरा करती हैं। लेकिन आप देखें कि नेहरू साहब और इंदिरा जी के बाद हमारे देश की लीडरशिप कहां है जी। ये झप्पियां करने से थोड़ी ना लीडरशिप खड़ी होती है। लीडरशिप वो है जो अपने देश के भीतर देश के बाहर मजबूत फैसले लेती है, देश के हित में फैसले लेती है और अपने फैसले पर कायम रहती है। ये उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से तो नहीं कर सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रभात राय, ऐसे में ये जो ये मीडिया में ये जो खबरें चल रही हैं भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, आपको क्या लगता है कि ये जो जुमलेबाजी जैसा कि आपने इसको नाम दिया है, क्या कब तक भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को या फिर पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के नागरिकों को देखना होगा इससे पहले कि वाकई में आतंकवाद के खिलाफ कोई एक बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार करे या फिर पाकिस्तान सरकार को करने पर मजबूर करे? कब तक आप देख रहे हैं कि ऐसा ही चलेगा? वो औपचारिक रूप से बयान आता है कि गाद साफ करने के लिए फाटक बंद किए गए हैं, लेकिन मीडिया में चलाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान को एक बड़ा झटका है। जी देखिए, पाकिस्तान की रियल स्टेट पावर जब तक मिलिट्री के पास रहेगी, ये जो पॉलिटिशियन जब तक नाकाम रहेंगे। इमरान खान चले गए पुतिन से मिलने, क्या हश्र हुआ? बाजवा साहब ने तख्ता उलट दिया जी। क्या गुनाह था उनका ऐसा बड़ा? क्या गुनाह था भुट्टो का, जुल्फिकार अली भुट्टो का? इसलिए कि वो चीन से दोस्ती करना चाहते थे जी। जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो स्टूज है अमेरिका का। ये इन्होंने कहा ना, बड़े गहरे संबंध है, गहरे संबंध है मिलिट्री से, आवाम से नहीं है। पाकिस्तान का जन जन आवाम जानता है कि अमेरिका उसका दुश्मन है, उसका दोस्त नहीं है। ये आप अच्छी तरह समझ लें। वो जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है जिसके पास 70% दौलत है पाकिस्तान की, वो जो सामंती देश है, इट्स ए फ्यूडल कंट्री, वो वहां पर तो बिजनेस नहीं पनपने देते, वो कैपिटलिज्म तक नहीं आने देते। सोशलिज्म की तो बात छोड़िए। भुट्टो सरेआम खुद को सोशलिस्ट कहते थे, पैरोकार कहते थे, माओ से तुमसे दोस्ती करना चाहते थे। क्या हुआ? पाकिस्तान की मिलिट्री का कैरेक्टर और बिगड़ा। जियाउल हक के समय में जब उसका इस्लामाइजेशन हुआ जी, अमेरिकन पेट्रो डॉलर से अमेरिकन हथियार पहुंचे, पाकिस्तान के विनाश की कथा तो उसी दिन लिख गई थी। जिस दिन मिलिट्री के हाथ रियल पावर आई और बलोचिस्तान को जिस तरह से उन्होंने मैल ट्रीट किया, वो उनके अपने लोग हैं, उनको किस तरह मार रहे हैं वो लोग। ये तो देखिए सिंध उबल रहा है। इसलिए मेरा अपना सोचना, भारत भी हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर चलकर विनाश के रास्ते में जाएगा, जैसे पाकिस्तान इस्लाम के रास्ते पर चल कर गया। सियासत को मजहब की जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती। जबरदस्ती मजहब जो है उसको पकड़ के कॉर्पोरेट की खिदमत करना, ये बस काम रह जाएगा। प्रभात राय, बिल्कुल एक छोटी सी टिप्पणी मैं समझना चाहती हूँ कि क्या दोनों देशों के बीच इस तनाव को किसी महाशक्ति का हाथ है, इसके पीछे कहा जा सकता है? डॉक्टर प्रभात राय,
क्या किसी महाशक्ति की साजिश हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो टेंशन है, क्या इसके पीछे किसी महाशक्ति का हाथ हो सकता है जो टेररिस्ट अटैक अंजाम दिया? देखिए, पाकिस्तान सदा अमेरिका का सरपरस्त रहा, सेनेटो का सदस्य रहा। पाकिस्तान का पूरा कैरेक्टर बिगाड़ा अमेरिका ने। हम पर अमेरिकन, जैसे अभी बहुत ही योग्य हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि नेहरू के वक्त हमारा नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब बिगाड़ रहा है। अब हमारा कैरेक्टर का अमेरिकनाइजेशन हो रहा है, धीमे धीमे कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति का। हिंदुस्तान की राजनीति में कॉर्पोरेट ताकतवर कभी नहीं था जितना पिछले 14 वर्षों में बना। सारे हवाई अड्डे सब कुछ तो दे दिया अडानी अंबानी को, बचा क्या है? जितना पब्लिक सेक्टर था, मैंने बताया ना, वहां तो पब्लिक सेक्टर मिलिट्री के हाथ में है। मिलिट्री का कैरेक्टर आप जानते हैं क्या है? तो इसलिए मेरा तो अपना सोचना यह है कि भारत को अपना जो परंपरागत निरपेक्ष नीति जिस पर मोदी चलने पर मजबूर है, विवश है, वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो रूस भी उसकी मजबूरी है, तेल दे रहा है बड़ा सस्ता, अमेरिका भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि इनका कैरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। They are not independent, they are not working independently, neither Pakistan nor India. दिक्कत इनकी है, they are also pressurized by the big powers, महाशक्तियां जिनको आप कहते हैं ना, जो अब फिर सर उठा रही है। इधर जी इनके नेतृत्व में उठा रही है, उधर एक पोलर वर्ल्ड बन रहा है, दूसरा अमेरिका के अंडर में नाटक विनाश की कथा लिख रहा है जी, पूरी की पूरी कथा लिख दी यूक्रेन में जी, विनाश कर दिया यूक्रेन का, और गए नहीं लड़ने के लिए, ये बड़ी ह्यूमन राइट की बातें करते हैं। इन्होंने तबाह कर दिया पैलेस्टीनियंस को नेशन नहीं दे सकते हैं क्या? और हम चुप है उस पर, तो सदा पैलेस्टीनियंस का समर्थन करते रहे। हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन नेशन बने। बिल्कुल, लेकिन भारत का औपचारिक और आधिकारिक बयान जो यही है कि द्विराष्ट्र की जो उसकी नीति है फिलिस्तीन को लेकर, यही उस पर ही वो टिका हुआ है। सलमान जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसे में अब आप आगे क्या देख पा रहे हैं? अगर अंदरूनी मजबूरी है भारत सरकार की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो मीडिया जिस तरीके से इन खबरों को प्रमुखता से दे रहा है, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अंदरूनी मजबूरी को तूल दे रहा है भारत का मीडिया? एक्चुअली अभी आपने एक सवाल पूछा था सर से, तो मैं उससे बात करता हूँ, थोड़े में बात कर लूंगा जी। जब भी दो देशों की सीमाओं पर तनाव बढ़े और उस तनाव के दौरान या उसके जस्ट बाद हथियारों की कोई बड़ी डील हो, तो मुझे लगता है कि इसको हथियार बेचने वाली कंपनियों की एक साजिश के तौर पर देखना चाहिए। यहां मैं डिटेल शेयर नहीं करूंगा, पर हथियारों की खरीद फरोख्त और टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और पाकिस्तान के दोनों मामलात पर आप गौर करें, बहुत कुछ साफ होगा। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर जो दबाव है वो अंदरूनी है। तो जैसे ही पुलवामा के बाद कुछ रस्मी कार्रवाइयां हुई थी, कुछ उसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई भी कार्रवाई ना हो, क्योंकि अभी फिलहाल चाहे भारत सरकार हो चाहे हमारे देश की मीडिया हो, दोनों ही जनता में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अपनी बात पे कायम रहेंगे या नहीं कायम रहेंगे। बिल्कुल, आपने एक जो इशारा किया है, लेकिन मैं नाम ले लेती हूँ। भारत और फ्रांस के बीच में राफेल को लेकर बहुत बड़ी डील हुई है, तो दर्शकों को पता है हमारे, क्योंकि वो बहुत अवगत रहते हैं भारतीय सियासत से भी, भारतीय रक्षा खरीद से भी, और जो भी महाशक्तियों के बीच एक्सचेंज होता है उससे भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात राय, आपका भी, सलमान जी आपका भी, कि आपने वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े जी। जय हिंद। और दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपको इस विषय पर, जो कि लगातार 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद से देखने को मिल रहा है, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा, या फिर पाकिस्तान किस तरह से भारत को घेरेगा, भारत किस तरह से घेरेगा, या फिर भारत क्या अपने इरादों के बारे में वाकई इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने अपनी तैयारियों को रखेगा, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में ही भारत जुटा हुआ दिखेगा। आप हमें ईमेल भेजकर बताइए, info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।